बंटवारे के बाद जब फिरकावाराना फसादात शिद्दत इख्तियार कर गए और जगह जगह हिंदुओं और मुसलमानों के खून से ज़मीन रंगी जाने लगी, तो नसीम अख्तर जो दिल्ली की नौखेज़ तवाइफ थी, अपनी बूढ़ी माँ से कहा, चलो माँ यहाँ से चलें। बूढ़ी नायका ने अपने पुपली मुंह में पानदान से चालिया के बारीक बारीक टुकड़े डालते हुए इससे पूछा, कहाँ जाएंगे बेटा? पाकिस्तान। ये कहकर वो अपने उस्ताद खान साहब अच्चन खान से मुखातिब हुई। खान साहब, आपका क्या ख्याल है? यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं। खान साहब ने नसीम अख्तर की हाँ में हाँ में लाई। तुम कहती हो मगर बाई जी को मना लो तो सब चलेंगे। नसीम अख्तर ने अपनी माँ से बेहतीरा कहा कि चलो अब यहाँ हिंदुओं का राज होगा, कोई मुसलमान बाकी नहीं छोड़ेंगे। बुढ़िया ने कहा, तो क्या हुआ, हमारा धंधा तो हिंदुओं की बदौलत ही चलता है और तुम्हारे चाहने वाले भी सबके सब हिंदू ही हैं, मुसलमानों में रखा ही क्या है? ऐसा ना कहो, इनका मजहब और हमारा मजहब एक है। कायद-ए-आज़म ने इतनी मेहनत से मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाया है, हमें अब वहाँ रहना चाहिए। मांडू मिरासी ने अफीम की नशा में अपना सर हिलाया और गनूदगी भरी आवाज में कहा, छोटी बाई, अल्लाह सलामत रखे तुम्हें, क्या बात कही है। मैं तो अभी चलने के लिए तैयार हूँ। मेरी कब्र वहां बने तो मेरी रूह हमेशा खुश रहेगी। दूसरे मिरासी थे, वो भी तैयार हो गए, लेकिन बड़ी बाई दिल्ली छोड़ना नहीं चाहती थी। बाला खाने पर इसी का हुक्म चलता था, इसलिए सब खामोश हो गए। बड़ी बाई ने सेठ गोविंद प्रकाश की कोठी पर आदमी भेजा और इसको बुलाकर कहा, मेरी बच्ची आजकल बहुत डरी हुई है, पाकिस्तान जाना चाहती थी, मगर मैंने समझाया वहाँ क्या डरा है, यहाँ आप जैसे मेहरबान सेठ लोग मौजूद हैं, वहाँ जाकर हम उपले तापेंगे, आप एक करम कीजिए। सेठ बड़ी बाई की बातें सुन रहा था, मगर इसका दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। एकदम चौंक कर इसने बड़ी बाई से पूछा, तू क्या चाहती है? हमारे कोटे के नीचे 2-3 बंदूकों वाले सिपाहियों का पहरा खड़ा कर दीजिए ताकि बच्ची का सहम दूर हो। सेठ गोविंद प्रकाश ने कहा, ये कोई मुश्किल नहीं, मैं अभी जाकर सुपरिटेंडेंट पुलिस से मिलता हूँ, शाम से पहले पहले सिपाही मौजूद होंगे। नसीम अख्तर की माँ ने सेठ को बहुत दुआएं दी। जब वो जाने लगा तो इसने कहा, हम आज अपनी बाई का मुजरा सुनने आएंगे। बुढ़िया ने उठकर ताजीमन कहा, हाय जम आइए, अपना अपना घर है, बच्ची को आप अपनी कमीज समझिए, खाना यही खाइएगा। नहीं, मैं आजकल परहेजी खाना खा रहा हूँ, ये कहकर वो अपनी तोंद पर हाथ फेरता चला गया। शाम को नसीम की माँ ने चांदनियां बदलवाई, गाँव तकियों पर नए गिलाफ चढ़वाए, ज्यादा रोशनी के बल्ब लगवाए, आला किस्म के सिगरेटों का डब्बा मंगवाने भेजा। थोड़ी ही देर के बाद नौकर खबास बाख्ता हमता कामता वापस आ गया। इसके मुंह से एक बात ना निकलती थी। आखिर जब वो कुछ देर बाद संभला तो इसने बताया कि चौक में 5-6 सिक्कों ने एक मुसलमान ख्वांचा फिरोश को करपानों से इसकी आंखों के सामने टुकड़े टुकड़े कर डाला। जब इसने ये देखा तो सर पर पांव रखकर भागा और यहाँ आके दम लिया। नसीम अख्तर ये खबर सुनकर बेहोश हो गई। बड़ी मुश्किलों से खान साहब अच्चन खान उसे होश में लाए, मगर वो बहुत देर तक निडाल रही और खामोश हाला में देखती रही। आखिर इसकी माँ ने कहा, खून खराबे होती ही रहते हैं, क्या इससे पहले कत्ल नहीं होते थे? दम दलासा देने के बाद नसीम अख्तर संभल गई तो इसकी माँ ने इससे बड़े दुलार और प्यार से कहा, उठो मेरी बच्ची, जाओ पेशवास पहनो, सेठ आती ही होंगे। नसीम ने बादले नख्वास्ता पेशवास पहनी, 16 सिंगार किए और मसंद पर बैठ गई। इसका जी भारी भारी हो रहा था। इसको ऐसा महसूस होता था कि इस मकतूल ख्वांचा फिरोश का सारा खून इसके दिल दिमाग में जम गया है। इसका दिल अभी तक धड़क रहा था। वो चाहती थी कि जर्क बर्क पेशवास की बजाय सादा शलवार कमीज पहन ले और अपनी माँ से हाथ जोड़कर, बल्कि इस
के पांव पड़कर कहे कि खुदा के लिए मेरी बात सुनो और भाग चलो यहाँ से। मेरा दिल गवाही देता है कि हम पर कोई ना कोई आफत आने वाली है। बुढ़िया ने झंझला कर कहा, हम पर क्यों आफत आने लगी? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? नसीम ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, इस गरीब ख्वांचा फिरोश ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो जालिमों ने इसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। बिगाड़ने वाले बच जाते हैं, मारे जाते हैं जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा होता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ऐसे हालात में किसी का दिमाग दुरुस्त रह सकता है? चारों तरफ खून की नदियां बह रही हैं। ये कहकर वो उठी, बालकोनी में खड़ी हो गई और नीचे बाजार में देखने लगी। उसी बिजली के खंबे के पास 4 आदमी खड़े दिखाई दिए जिनके पास बंदूकें थी। इसने खान अच्चन को बताया और वो आदमी दिखाए। ऐसा लगता है कि वही सिपाही है जिनको बेचने का वादा सेट कर गया था। खान साहब ने गौर से देखा, नहीं ये सिपाही नहीं, सिपाहियों की तो वर्दी होती है, मुझे तो ये गुंडे मालूम होते हैं। नसीम अख्तर का कलेजा धक से रह गया। गुंडे? अल्लाह बेहतर जानता था, कुछ कहा नहीं जा सकता। लो ये तुम्हारे कोठी की तरफ आ रहे हैं। देखो नसीम, किसी बहाने से ऊपर कोठी पर चले जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। मुझे दाल में काला नजर आता है। नसीम अख्तर चुपके से बाहर निकली और अपनी माँ से नजर बचाकर ऊपर की मंजिल पर चली गई। थोड़ी देर के बाद खान साहब अच्चन खान अपनी आंखें चपकाता ऊपर आया और जल्दी से दरवाजा बंद करके घुंडी चढ़ा दी। नसीम अख्तर, जिसका दिल जैसे डूब रहा था, खान साहब से पूछा, क्या बात है? वही जो मैंने समझा था, तुम्हारे मुतल्लिक पूछ रहे थे। कहते थे सेठ गोविंद प्रकाश ने कार भेजी है और बुलवाया है। तुम्हारी माँ बड़ी खुश हुई। बड़ी मेहरबानी है इनकी। मैं देखती हूँ कहाँ है, शायद गुसल खाने में हो। इतनी देर में मैं तैयार हो जाऊं। इन गुंडों में से एक ने कहा, तुम्हें क्या शहद लगाकर चाटेंगे? बेटी रहो जहां बेटी हो। खबरदार जो तुम वहां से हिली, हम खुद तुम्हारी बेटी को ढूंढ निकालेंगे। मैंने जब ये बातें सुनी और इन गुंडों के बिगड़े हुए तेवर देखे तो किसकता किसकता यहाँ पहुंच गया। नसीम अख्तर हवास बख्ता थी। अब क्या किया जाए? खान ने अपना सर कुजाया और जवाब दिया, देखो मैं कोई तरकीब सोचता हूँ, बस यहाँ से निकल भागना चाहिए। और माँ, इसके मुतल्लिक मैं कुछ नहीं कह सकता, इसको अल्लाह के हवाले करके खुद बाहर निकलना चाहिए। ऊपर चारपाई पर 2 चादरें पड़ी हुई थीं। खान साहब ने इनको गांठ देकर रस्सा सा बनाया और मजबूती से एक कुंडे के साथ बांधकर दूसरी तरफ लटकाया। नीचे लॉन्ड्री की छत थी, वहां अगर वो पहुंच जाएं तो रास्ता आगे साफ है। लॉन्ड्री की छत की सीढ़ियां दूसरी तरफ थी। इसके जरिए से वो तवेले में पहुंच जाते और वहां साईं से, जो मुसलमान था, थांगा लेते और स्टेशन का रुख करते। नसीम अख्तर ने बड़ी बहादुरी दिखाई, आराम आराम से नीचे उतरकर लॉन्ड्री की छत तक पहुंच गई। खान साहब अच्चन खान भी बाहिफाजत तमाम उतर गए। अब वो तवेले में थे। साईं इत्तेफाक से तांगे में घोड़ा जोत रहा था। दोनों इसमें बैठे और स्टेशन का रुख किया, मगर रास्ते में इनको मिलिट्री का ट्रक मिल गया जो हिंदुओं के खतरनाक मोहल्लों से मुसलमानों को निकाल निकाल कर महफूज मकामात पर पहुंचा रहे थे जो पाकिस्तान जाना चाहते थे। इनको स्पेशल ट्रेनों में जगह दिलवा देते। टांगा से उतरकर नसीम अख्तर और इसका उस्ताद ट्रक में बैठे और चंद ही मिनटों में स्टेशन पर पहुंच गए। स्पेशल ट्रेन इत्तेफाक से तैयार थी। इसमें इनको अच्छी जगह मिल गई और वो बखैरियत लाहौर पहुंच गए। यहाँ वो करीब करीब 1 महीना तक वाल्टन कैंप में रहे, निहायत कसमपुरसी की हालत में। इसके बाद वो शहर चले आए। नसीम अख्तर के पास काफी जेवर था जो इसने इस रात पहना हुआ था जब सेठ गोविंद प्रकाश इसका मुजरा सुनने आ रहा था। ये इसने उतार कर खान साहब अच्चन खान के हवाले कर दिया था। इन जेवरों में से कुछ बेचकर उन्होंने हॉस्टल में रहना शुरू कर दिया, लेकिन मकान की तलाश जारी रही। आखिर बदिक्कत तमाम हीरा मंडी में एक मकान मिल गया जो अच्छा खासा था। अब खान साहब अच्चन खान ने नसीम अख्तर से कहा, गद्दे और चांदनियां वगैरह खरीद लें और तुम बिस्मिल्लाह करके मुजरा शुरू कर दो। नसीम ने कहा, नहीं खान साहब, मेरा जी उकता गया है।
میں تو اس مکان میں بھی رہنا پسند نہیں کرتی۔ کسی شریف محلے میں کوئی چھوٹا سا مکان تلاش کیجئے کہ میں وہاں اٹھ جاؤں۔ میں اب خاموش زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں۔ خان صاحب کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بس جی اچاٹ ہو گیا ہے۔ میں اس زندگی سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتی ہوں۔ دعا کیجئے خدا مجھے ثابت قدم رکھے۔ یہ کہتے ہوئے نسیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خان صاحب نے اس کو بہت ترغیب دی پر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ایک دن اس نے اپنے استاد سے صاف کہہ دیا کہ وہ شادی کر لینا چاہتی ہے۔ اگر کسی نے اسے قبول نہ کیا تو وہ کنواری رہے گی۔ خان صاحب بہت حیران تھا کہ نصیب میں یہ تبدیلی کیسے آئی۔ فسادات تو اس کا باعث نہیں ہو سکتے، پھر کیا وجہ تھی کہ وہ پیشہ ترک کرنے پر تلی ہوئی ہے؟ جب وہ اسے سمجھا کر تک گیا تو اسے ایک محلے میں جہاں شرفا رہتے تھے ایک چھوٹا سا مکان لے دیا اور خود ہیرا منڈی کے ایک مالدار طوائف کو تعلیم دینے لگا۔ نسیم نے تھوڑے سے برتن خریدے، ایک چارپائی اور بستر وغیرہ بھی۔ ایک چھوٹا لڑکا نوکر رکھ لیا اور سکون کی زندگی بسر کرنے لگی۔ 5 نمازیں پڑھتی تھیں، روزے آئے تو اس نے سارے کے سارے رکھے۔ ایک دن وہ غسل خانے میں نہا رہی تھی کہ سب کچھ بھول کر اپنی سریلی آواز میں گانے لگی۔ اس کے ہاں ایک اور عورت کا آنا جانا تھا۔ نسیم اختر کو معلوم نہیں تھا کہ یہ عورت شریفوں کی محلے کی بہت بڑی پپا کٹنی ہے۔ شریفوں کے محلے میں کئی گھر تباہ و برباد کر چکی ہے، کئی لڑکیوں کی عصمت اونے پونے داموں بکوا چکی ہے، کئی نوجوانوں کو غلط راستے پر لگا کر اپنا الو سیدھا کرتی رہتی ہے۔ جب اس عورت نے جس کا نام جنت ہے نسیم کی سریلی اور منجی ہوئی آواز سنی تو اس کو فوراً خیال آیا کہ اس لڑکی کا اگا ہے نہ پچھا، بڑے مارکی کی طوائف بن سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے اس پر ڈولے ڈالنے شروع کر دیے۔ اس نے کئی سبز باغ دکھائے مگر وہ اس کی قابو میں نہ آئی۔ آخر اس نے ایک روز اس کو گلے لگایا اور چٹ چٹ اس کی بلائیں لینا شروع کر دیں۔ جیتی رہو بیٹا، میں تمہارا امتحان لے رہی تھی، تم اس میں 16 آنے پوری اتری ہو۔ نسیم اختر اس کے فریب میں آ گئی۔ ایک دن اس کو یہاں تک بتا دیا کہ وہ شادی کرنا چاہتی ہے، کیونکہ ایک یتیم کنواری لڑکی کا اکیلے رہنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ جنتے کو موقع ہاتھ آیا، اس نے نسیم سے کہا، بیٹا یہ کیا مشکل ہے، میں نے یہاں کئی شادیاں کرائی ہیں، سب کی سب کامیاب رہی ہیں، اللہ نے چاہا تو تمہارے حسب منشا میاں مل جائے گا جو تمہارے پاؤں دو دو کر پیے گا۔ جنتے کئی فرضی رشتے لائیں مگر اس نے ان کی کوئی زیادہ تعریف نہ کی۔ آخر میں وہ ایک رشتہ لائی جو اس کے کہنے کے مطابق فرشتہ سیرت اور صاحب جائیداد تھا۔ نسیم مان گئی، تاریخ مقرر کی گئی اور اس کی شادی انجام پا گئی۔ نسیم اختر خوش تھی کہ اس کا میاں بہت اچھا ہے، اس کی ہر آسائش کا خیال رکھتا ہے، لیکن اس دن اس کے ہوش و حواس گم ہو گئے جب اس کو دوسرے کمرے سے عورتوں کی آوازیں سنائی دیں۔ دروازے میں سے جھانک کر اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر 2 بوڑھی طوائفوں سے اس کے متعلق بات کر رہا ہے۔ جنتے بھی پاس بیٹھی تھیں، سب مل کر اس کا سودا طے کر رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ بہت دیر روتی رہی اور سوچتی رہی اور آخر اٹھی اور اپنی پیشواز نکال کر پہنی اور باہر نکل کر سیدھے اپنے استاد اچن خان کے پاس پہنچی اور مجرے کے ساتھ ساتھ پیشہ بھی شروع کر دیا۔ ایک انتقامی قسم کے جذبے کے تحت وہ کھیلنے لگی۔